स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। एक नया सेशन उसी कड़ी में जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पेपर किसका चल रहा है आपको पता है, यूपी आर्विनल TG2 के जो भी है उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 41 से आगे देखना स्टार्ट करेंगे और वो क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंट्रोलिंग टॉर्क और डंपिंग टॉर्क के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार का टॉर्क उन 3 प्रकार के टॉर्क में से एक है जो कभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में संतोषजनक संचालन में आवश्यक होती। तो हमको पता है कि सर पहला क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है जिसको TD से दिखाते हैं, जिसको TD से दिखाते हैं। और अगर किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो TD का मान हमेशा TC के बराबर होगा, यानी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा हमेशा कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगा। एक टॉर्क और जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर जी इसको डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। डिफ्लेक्सिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग के साथ साथ एक और टॉर्क होता है जिसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। तो देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पहले ऑप्शन में भी दिया है, इसलिए देखो कभी कभी क्या होता है कि MCQ देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या गलतियाँ है उसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टिक करके आते तब भी सही होता है। यहाँ पे देखो डिफेक्टिंग टॉर्क दिया है, देखो हमसे ये गलती होगी, ये डिफेक्टिंग टॉर्क दिया है। तो डिफेक्टिंग टॉर्क नहीं होता है, क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क ये दिया ही हुआ है, और एक क्या रहता है डैम्पिंग टॉर्क ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अतिरिक्त जो टॉर्क होता है तो क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। जो पहला टॉर्क जनरेट होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिकली यानी चुंबकीय द्वारा जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, 3 टॉर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, TD, TC और T डैम्पिंग। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के मोटर का उपयोग उन उपयोगों में किया जाता है जहां मोटर की गति गियर ट्रेन द्वारा कम किया जा सकता है, यानी गियर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गियर समझते हैं क्या होता है। ठीक है, एक देखिए कटीला होता है ऐसा, एक ऐसे कटीला होगा जिसमें क्या होता है इस तरीके से नोकीले दांत ऐसे ऐसे निकले होते हैं, इसी पे फंस कर आगे हमारी सारी कहानी बढ़ती है, तो उसको गियर बोलते हैं। तो गियर द्वारा कम किया जाता है जिसका उपयोग, अब देखो गियर नहीं समझ में आ रहा तब भी देखो एग्जाम्पल से तुम समझ जाओगे कि सर जी किसके बारे में बात कर रहा है। ये देखो किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, पेय या फिर खाद्य मिक्सचर यानी जिसको जूसर में या फिर फूड मिक्सचर में, पोर्टेबल ड्रिल, घरेलू सिलाई मशीनों में उपयोग किया जाता है। तो इन सभी जगहों पे हम केवल एक और एक चीज़ प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर। और ये AC DC दोनों पे काम करता है और एक प्रकार का क्या होता है DC सीरीज मोटर होता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक का प्रतिरोध जहाँ इसको मापा जाता है और यह धारा प्रवाह को देता है वही चालकत्व को मापता है, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, देखो पहला चीज़ देखो ऑप्शन के साथ देखेंगे तो क्या बोल रहा है, एक चालक जो प्रतिरोध जहाँ ओपोजिशन को मापता है। प्रतिरोध क्या करता है, हमारे धारा के विरोध को ही मापता है हमेशा। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा का विरोध कितना उत्पन्न कर रहा है उसी को दर्शाते हैं। तो पहली कहानी अपोजिशन की सही होगी। दूसरा, जिसे यह धारा प्रवाह को देता है वही चालकत्व को मापता है। ठीक है, और चालकत्व किसको मापता है कि कितना करंट हमारी आगे बढ़ रही है, कितना करंट हमारी आगे बढ़ रही है, यानी इंड्यूसमेंट जिसको बोलते हैं। इंड्यूस मतलब जनरेट करना, उत्पन्न करना, यानी जितनी सरलता से वो आसानी से पहुंचा रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला तो प्रतिरोध जो होता है विरोध उत्पन्न करता है वही धारा, दूसरा क्या करता है चालकत्व के साथ जितनी अधिक धातु की या फिर चालक की चालकता अधिक होगी उतना ही आसानी से करंट फ्लो करेगा, तो इसलिए इंड्यूसमेंट का प्रयोग किया गया, उत्प्रेरण का। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ऑप्शन देखोगे तो तुमको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि सर ये तो पक्का नहीं होगा। सही ना, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यह इंडक्शन मोटर जहाँ प्राथमिक वाइंडिंग स्थिर होती है, यानी किसकी बात बोल रहा है, स्टेटर की बात बोल रहा है। प्राथमिक वाइंडिंग इंड्यूस स्थिर होती है यानी स्टेटर, लेकिन द्वितीय वाइंडिंग घूर्णन यानी किसकी, रोटर की बात कर रहा है। तो इसको किस रूप से जानते हैं, तो सर इसका दूसरा रूप क्या होता है, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। इसको नाम देते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सेकेंडरी शॉर्ट होती है। कहाँ पे, सेकेंडरी शॉर्ट होने का मतलब रोटर की बात बोला, रोटर शॉर्ट सर्किट होती है हमारी इंडक्शन मोटर के, इसलिए तो क्या बोलते हैं रोटेटिंग ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है, घूर्णनीय परिणाम मित्र। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी सवाल है करने वालों के लिए। क्या पूछा है अगला सवाल, कि एक हीटर है 220 वोल्ट पर प्रचालित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी दक्षता 99% है, इसके द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा इतनी किलोवाट पर आवर है, तो इसकी इनपुट धारा कितनी होगी, यही निकालना है हमको। ठीक है, इनपुट धारा कितनी होगी, हमको पता है, देखो हमको पता है क्या होता है कि
एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी कितनी दी है? 99% दी हुई है। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऊर्जा खपत की बात बोल रहा है। तो ऊर्जा खपत हमेशा क्या होती है? पावर में होती है, तो वी आई कॉस फाई हो जाता है। यही होता है ना, वी आई कॉस फाई। तो कॉस फाई से फिलहाल मतलब नहीं, हमको केवल वी आई से मतलब है। तो दक्षता दे दी 99, आउटपुट कितना हो रहा है ये दिया हुआ है कि कितनी खपत ऊर्जा करता है 1.5 किलोवाट पर आवर। तो 1.5 किलोवाट हो जाएगा। वाट किलोवाट यानी वी आई की बात कर रहा है। तो 1.5 किलो करोगे तो 10 के घाते 3 हो जाएगा। यानी इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? 1.5 इंटू 10 के घाते 3 हो गया। ये वाट हो गया। नीचे क्या हो जाएगा हमारी? आवर्स हो जाएगी। आवर्स यानी 1 घंटे की बात बोल रहा है, तो इसको आवर्स में 1 घंटे की बात बोल रहा है तो अपॉन 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट क्या होता है? वी इंटू आई। वी इंटू आई। वी का वैल्यू दी हुई है जी, हाँ सर पक्का वी की वैल्यू दी हुई है। वी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे इसको रख दो। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी आई की वैल्यू निकल के आएगी, जो किसके बराबर होगी? 6.82 के बराबर होगी। सारी वैल्यू हम लिख के दिखा देंगे। आउटपुट इतनी पावर खर्चा हो रही है। ठीक है, इनपुट कितनी है? वी आई होता है। ठीक है, आउटपुट किस में देते हैं? वी आई में ही देते हैं ना। पावर में वी आई कॉस फाई होता है, तो कॉस फाई से यहाँ से लेना नहीं, वी आई से मतलब है। तो 1 क्यों लिखे हैं? 1 घंटे की बात बोल रहा है इसलिए अपॉन 1 कर दिए। ठीक है, तो पावर आउटपुट अपॉन इनपुट वी आई। वी दी हुई है, आई की वैल्यू निकालनी। यहाँ से तुम अगर आई चाहोगे तो पक्षांतर करके आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कितना आएगा? 6.82 आएगा। सारा फॉर्मूला बता दी, किस पे रख के देखोगे आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके विद्युत अनुपाती होता है? तो रेसिस्टेंस लॉ के हिसाब से तुम चाहो तो निकाल सकते हो। रेसिस्टेंस लॉ क्या कहता है? सर जी आर बराबर रो एल बाई ए। किसके वित्त का अनुपाती? तुमको साफ साफ दिख रहा था जी, अनुप्रस्थ जो काट होता है उसके वित्त का अनुपाती होता है, वही बोला है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सर हमारा यहाँ पे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर जी सामग्री के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है उसके वित्त का अनुपाती होता है। समानुपाती बोलता है तो किसके मारते हैं? तो समानुपाती बोलता है तो एल के हो जाता है। ठीक है, यानी लंबाई के, चालक के लंबाई के। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये इजी ये सब सारी इजी क्वेश्चन है और तुमको लगेगा हार्ड है तो कहोगे सर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा मेरा, मगर ये सब सारी इजी सवाल होते हैं। ठीक है, देखो पूछा क्या है? रोटर ऐसी गति से चलता है जो स्टेटर फील्ड की गति से हमेशा कम होती है। हमको पता है कि सर जी जो एन एस की वैल्यू होती है हमेशा ज़्यादा होती है किसके? एन आर से, यानी रोटर की स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है। तो इस गति के अंतर को क्या बोलते हैं तुमको पता है सर जी? अगर एन एस माइनस एन आर करते हैं तो हमको एक चीज़ प्राप्त होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? स्लिप बोलते हैं। स्लिप। ठीक है, रुके हुए कंडीशन में स्लिप की मान 1 होती है और गतिशील कंडीशन में स्लिप की मान कितनी होती है? 0 होती है या 0 और 1 के बीच में होती है, यही होता है। तो क्या पूछा है? तो इसका सही आंसर तुमको पता है क्या होता है? अंतर स्लिप, और वही अंतर पूछा भी है। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। प्रतिबाधा, ये तो इजी है, इसमें दिक्कत नहीं है। प्रतिबाधा क्या होता है? तो प्रतिबाधा हमको पता है होता है क्या कि जेड स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। ये एक्स देखो एल भी हो सकता है, सी भी होता है, इसलिए हम पेड़ के प्रतिघात या संधारित्र प्रतिघात नहीं लिखें, केवल एक्स लिखें जो प्रतिघात को दिखाता है। तो यहाँ पे जेड निकालोगे तो एक ऐसे भी दे सकता था, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आपस में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओवरहेड लाइनों के संदर्भ में इंसुलेटर का सुरक्षा गुणांक निम्न में से किस व्यंजन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा गुणांक की बात बोला। तो देखो सुरक्षा गुणांक हमेशा क्या होता है? जिसको सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं, सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। वो हमेशा होता है पंक्चर वोल्टेज। देख रहे हो, पंक्चर बोलते हैं, ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं तो बोलते हैं बहुत लोग कि हिंदी में लिखो। अब देखो पंक्चर को भी हिंदी में लिख दिया। ठीक है, पंक्चर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। फ्लैश वोल्टेज। ठीक है, और याद रखना पंक्चर वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होता है, पीवी यानी पंक्चर वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होता है फ्लैश ओवर वोल्टेज के। ठीक है, फ्लैश ओवर वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होता है।
बी फ्लैश ओवर वोल्टेज से। या देखो पंक्चर वोल्टेज मतलब जिसमें इंसुलेटर क्या हो गया, एकदम कहानी खत्म हो गई। और फ्लैश ओवर वोल्टेज मतलब जहाँ पे दिख रहा है हमको कि अब ये खत्म हो सकती है मगर अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे अभी चिंगारी निकल रही है तब भी क्या हो रहा है, काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और जैसे ही पंक्चर हो जाएगा जिस वोल्टेज पे उसको पंक्चर वोल्टेज बोल देंगे। तो इसका हमेशा अनुपाती क्या कहलाता है, हमारा शक्ति गुणांक कहलाता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किस प्रकार के मोटर में रोटर की गति कुछ व्यवस्था द्वारा तुल्यकालिक मोटर की गति तक या उसी गति के निकट तक बढ़ाया जाता है? वही देखो, तुल्यकालिक गति कौन प्राप्त कर सकता है जी। अब आगे बढ़ने की हमको जरूरत नहीं, फिर आगे वही बोला होगा कि क्या कहते हैं, रोटर में डीसी एक्साइटेशन देते हैं, फलाना ढिमकाना, यही सब बोला होगा। हाँ, तो डीसी स्रोत में उत्तेजित किया जाता है, फलाना ढिमकाना, यही बोला है। और ये हमारे एक ही मोटर होता है केवल, और कौन क्या होता है जिसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। सिंक्रोनस मोटर ऑप्शन में देता है या फिर अल्टरनेटर, या फिर सिंगल फेज की बात करता है तो सिंगल फेज में रिलक्टेंस देता है या फिर स्टेटरी देना। दोनों ही क्या होते हैं, हमारे सिंक्रोनस स्पीड पे चलते हैं सिंगल फेज मोटर में। ठीक है, और ये 3 फेज मोटर है। सही है, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। चलो आगे देखते हैं। फ्यूज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा समय प्री आर्किंग टाइम के अंत और आर्क के समय समित हो जाने के तत्काल बाद बीच का समय होता है? यानी देखो, प्री आर्किंग टाइम अभी जो आर्किंग होने के पहले का समय, आर्किंग होने का पहले का समय के अंत में, मतलब अब देखो आर्किंग के समय के पहले ये चला, यहाँ पे आर्किंग हो रही है, ध्यान समझना, यहाँ पे आर्किंग हो रही है, ये वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा भी नहीं, आर्किंग हो रही है, नहीं 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 नहीं, ये इस टाइम की बात बोल रहा है, इस टाइम की बात बोल रहा है वो। टाइम के अंत में मतलब अभी हुआ नहीं है मगर जस्ट अब हो ही जाएगा, और आर्क सम्मित हो जाने के तत्काल बाद, यानी आर्क सम्मित यानी खत्म हो गया, इसके बाद का समय क्या कहलाता है? ठीक है, ये देखो खत्म हो गया। ठीक है, देखो ये समय खत्म हो गया, यहाँ पे आर्किंग खत्म हो गई, तो यही पूछा ना इसके बीच का समय। तो इसके बीच का समय क्या था, हमारा आर्क लगा हुआ था, आग लगा हुआ था, ठीक है, चिंगारी लगी हुई थी, तो ऐसे समय को क्या बोलेंगे सर, इसके समय को आर्किंग ही बोले ना। यानी पी आर्किंग समय के अंतिम क्षण और आर्किंग खत्म होने वाले का पहला क्षण, तत्काल बाद की बात बोला है, तत्काल बाद यानी खत्म हो गया उसके जस्ट बाद का। तो इसको क्या बोलते हैं, इस समय को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी समय को हम क्या बोलते हैं, आर्किंग टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, आर्किंग टाइम बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा आर्किंग टाइम क्या होता है। ठीक है, प्री आर्किंग टाइम मतलब इसके पहले का समय, ठीक है, प्री आर्किंग टाइम। और टोटल ऑपरेटिंग टाइम मतलब ये पूरा कितना समय लिया, इसको टोटल ऑपरेटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला, सैडेड पोल मोटर सिंगल फेज मोटर नहीं है, ये तो पहला गलत हो गया। क्या सिंगल फेज सैडेड पोल मोटर सिंगल फेज मोटर कैटेगरी में नहीं आता है? सर आता है। दूसरा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और फेज मोटर अलग अलग होते हैं? नहीं, सेम ही होते हैं। फेज मोटर यानी स्प्लिट फेज की बात बोल रहा है, और ये क्या होते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, लगभग सेम होते हैं। ठीक है, पहले जो हम लोग आविष्कार किए एक तरीके से बोले, जहाँ से हम लोगों ने सिंगल फेज समझना स्टार्ट किया, सबसे पहले स्प्लिट फेज की ही बात की कि फेज को तोड़कर कम से कम उसको 2 में बनाओ, क्योंकि बिना 2 फेज के हम रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए वैसा किया गया। तीसरा देखो, इंडक्शन सीरीज मोटर सिंगल फेज मोटर नहीं है, एकदम गलत है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है, क्या हमारा इंडक्शन सीरीज मोटर कैपेसिटिव नहीं आता है? आता है बिल्कुल, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होता है वो 3 फेज भी हो सकते हैं, सिंगल फेज मोटर भी हो सकते हैं। तो इंडक्शन सीरीज मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कैटेगरी में आता है। मगर ये देखो कौन सा सत्य है, ठीक है, तो ये तीनों तो सत्य है, मगर बोल दिया कि नहीं होता है नहीं होता है नहीं होता है, इसलिए गलत है। नहीं होता नहीं, यहाँ पे होता था कि मोटर होता है तभी ये सही हो जाता है, अलग अलग नहीं, लगभग समान होते हैं तभी ये सही हो जाता है। नहीं होता है नहीं, अगर हाँ बोलता है तभी तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। मगर यहाँ पे देखो, सिंगल फेज मोटर को हाथ से या किसी अन्य छोटे मोटर से शुरुआती टॉर्क दिया जाता है, एकदम सही बात है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग टॉर्क एकदम शून्य होती है, सॉरी शून्य बोल रहे हैं, एकदम निम्न होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग कर लेते हैं, फलाना ढिमकाना प्रयोग करके कम से कम उसको स्टार्टिंग टॉर्क देने का प्रदान कार्य करते हैं, या फिर तुम उसको हाथ से भी घुमा दोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। देखते हो कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटर काम नहीं करता है हमारे सीलिंग फैन का, तो उसको क्या करते हैं, एक बार जब हाथ से घुमा देते हैं तो फिर अपने आप वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको स्टार्ट में हाथ से घुमा कर उसको स्टार्टिंग टॉर्क देते हैं। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या कहा है यहाँ पे, सही किया है, बाकी सब गलत दिया है। सही है, चलो। ब्रश लिफ्टिंग टाइप या ब्रश राइंडिंग टाइप निम्न से कौन से मोटर के प्रकार है?
ब्रश लिफ्टिंग टाइप या ब्रश राइंडिंग टाइप, ये किस में होता है हमारे, केवल और केवल रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में होता है। इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। किस में होता है हमारे, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में होता है। ब्रश लिफ्टिंग या फिर ब्रश राइंडिंग, लिफ्टिंग मतलब ब्रश लिफ्टिंग मतलब ब्रश का लगभग प्रयोग इसमें होता है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में। ठीक है, सही है। और ये बाकी सब में नहीं होता है, हिस्टेरिसिस मोटर में नहीं होता है, एफएचपी में भी नहीं होता है, यानी फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर, उसी की बात बोला। कैपेसिटर रिपल्सन मोटर नहीं, किस में होता है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में हम ब्रश लिफ्टिंग या ब्रश राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ब्रश लिफ्टिंग मतलब एक तरीके से ब्रश का प्रयोग करना। ठीक है, चलो ये देखो इजी क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा टाइम ले सकता है। बोला क्या है, दो बैटरी पी क्यू है, इसको ध्यान से पहले बना देते हैं। दो बैटरी पी एंड क्यू अपने टर्मिनल से एक 10 ओम वाले प्रतिरोध के लोड के समांतर में जुड़ी है। दो बैटरी बना देते हैं, पी 12 वोल्ट का है जिसमें 2 ओम का आंतरिक प्रतिरोध, क्यू 8 वोल्ट का है जिसमें आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का है। देखो ये कहानी है, ये प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, इसके साथ लोड कितना लगा हुआ है, तो सर ये 10 ओम का लगा हुआ है, 10 ओम का लगा हुआ है। ये कितना है सर जी, 12 वोल्ट वाला था, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का है। ठीक है, ये कितना लगा हुआ था सर ये 8 वोल्ट का लगा हुआ था, आंतरिक प्रतिरोध कितना था, 1 ओम था। तो पूछा क्यू में बहने वाली प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो यहाँ पे बहेगा वही यहाँ पे बहेगा, जो यहाँ पे बहेगा वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, यानी जो क्यू में बहेगा वही किस में बहेगा, हमारी पी में भी बहेगा। तो कुछ नहीं करना है, सीधा केवीएल निकाल दो, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आई मान लो इसको, आई मान लिए। अब देखो अगर केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई की धारा है तो माइनस केवीएल लगाना बताए हुए हैं ऑफलाइन क्लास में, या फिर जो वीडियो है उसमें भी है यूट्यूब के। ठीक है, तो -10 आई हो गया। ठीक है, फिर आई हमको क्या मिला, 1 ओम मिला। ठीक है, ये सीरीज में ना तो 1 और 2 जोड़ देते हैं, 3 हो जाएगा, तो -3 लगा देते हैं एक ही बार में, 3 जोड़ दिए, 3 आई। ये देखो माइनस गया तो हमको प्लस, पहले हमको माइनस टर्मिनल दिखा तो प्लस होगा, यहाँ पे भी माइनस दिखा तो प्लस टर्मिनल होगा, तो 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। मगर पहले माइनस साइन लगा इसलिए प्लस लगेंगे, प्लस वी लगेगा। ठीक है, अगर माइनस साइन पहले दिखता है तो प्लस का साइन लगाते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन पहले कौन सा दिखा है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। बराबर किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, -10 आई -13 आई, कितना हो गया, 13 आई हो गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -13 आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना जी, -10 -12 8 20 हो जाएगा। इसमें से एक आंतरिक प्रतिरोध है खिंचाव करने को बैटरी के द्वारा। ठीक है, इतना हो गया। पीयर की 2 टर्मिनल के पी लोड समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है। अच्छा, बैटरी समानांतर में जुड़ी हुई है, यहाँ पर देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, बैटरी समानांतर में जुड़ी हुई है ना, तो बैटरी समानांतर में जुड़ी तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो बना देते हैं, देखो कैसे होगा, बोलते भी नहीं हो तुम लोग। एक आंतरिक प्रतिरोध ये है, एक आंतरिक प्रतिरोध ये है, यही है। जब ये 12 वोल्ट का है तो आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम का है, जब ये 8 वोल्ट है तो आंतरिक प्रतिरोध कितने का है, 1 ओम का है। इसके साथ क्या हुआ है, समानांतर में 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं सर जी, सही है। अब देखो 12 और 8 क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनका वोल्टेज कितना मिलेगा, जुड़ के तो नहीं मिलेगा, घट के मिलेगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज होता है तो जुड़ता है, और पैरेलल में होता है तो घट के मिलता है। तो ये कितने हो गए, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो गया। ठीक है, और 4 है, और ये सब किस में है सर, ये सब किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो क्या कर दोगे, आई बराबर V/R कर दोगे। टोटल वोल्टेज कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। और आर कैसे निकलेगा, इसको पैरेलल इसको पैरेलल इसको पैरेलल में करके सॉल्व कर दो, जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी निकल के चली आई। ठीक है, अब तुमसे पूछा कि है किस में करंट, इस 8 वाले में करंट पूछा है ना, तो इसमें क्या लगा दो, करंट डिवीज़न रूल लगा दो। क्या लगा दो, करंट डिवीज़न रूल लगा दो। उससे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो एक तरीका और है, ये नोडल तो बहुत बार बताएं जी, नोडल
नोडल। इसको क्या मान, इसको छोटा सा और बना देते हैं, छोटा सा, तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसको छोटा सा बना देते हैं, इसमें बहुत टाइम ले रहा है, तुम लोग के लिए बस कर रहे नहीं, हम करते हैं तो 2 मिनट में हो जाता है, बहुत तुम लोग को समझ में आया इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ये है और ये कितना है, 10 है। ये हमारा कितना है सर जी, ये 12 है। ये कितना है सर जी, 8 है। ये कितना है, 1 है। ये कितना है, 2 है। ये कितना है, 10 है। यहाँ पे नोडल लगा लो, वी लगा दो नोडल। यहाँ पे सभी को धारा बाहर निकाल दो, ठीक है। इसको क्या मान लो, इसको मान लो I1, इसको मान लो इसमें बहने वाली धारा का मान I2 और इसमें मान लो कितना, इसमें मान लो I3 मान लो, ठीक है। चलो I1 I2 I3 मान लिए। अब यहाँ पे KVL लगाते हैं, तो देखो आने वाली धारा का मान कितना है, KCL लगाएंगे तो 0 है, मगर जाने वाली धारा का मान कितना है सर जी, I है प्लस I2 है, I1 है सर, और एक I2 है प्लस एक I3 है। कोई दिक्कत नहीं। I1 का मान निकालेंगे तो सर कितना हो जाएगा, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ करंट जा रही है, तो उच्च वोल्टेज सर हमारा कितना है, V है। निम्न वोल्टेज कितना है सर, 0 है, बटे प्रतिरोध कितना है, प्लस दिखा है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, -8 लगाना पड़ेगा। -8 लगा के बटे प्रतिरोध 1 है, 1 ओम का, यहाँ पे लगा दिए। ये I1 की वैल्यू हुई। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, यही है, तो क्या लगाएंगे, V माइनस 12, सही है, V-12 बटे 2 लगा दिए, ठीक है। इसमें कितना है तो सर V बटा 10 ओम था ना, 10 ओम। अब यहाँ से सॉल्व करके देखो बराबर किसको जाएगा, 0। इसका एलसीएम लेके V की वैल्यू निकाल दो। V की वैल्यू जो तुमको मिली, ध्यान देखना, V की जो वैल्यू निकली तुमको इस वाले में रख दो। I1 की वैल्यू निकाल ली ना 8 ओम वाले में, Q वाले में, यानी 8 ओम वाले में, तो V1 की वैल्यू इसमें रख दो, तुमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सही बता रहे, इसमें वैल्यू रख के देखो प्राप्त हो जाएगी तुमको, और तुम्हारा सही आंसर क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। ये करने का मकसद यही, क्योंकि इसी तरह तुमको सवाल कई सारे सर्किट के मिलेंगे, इसलिए थोड़ा डीपली बताया गया है, ठीक है, कई सारे तरीक़ों से, और ये तरीका हमको बेस्ट लगता है। ये तुम चाहो तो आसानी से सॉल्व कर लो, और एक समीकरण से तुम तभी करंट का मान निकाल सकते हो। V का वैल्यू इसमें रखोगे तो I1 का मान निकलेगा, इसमें रखोगे तो I2 का मान निकलेगा, इसमें रखोगे तो I3 का मान निकलेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और ये नोडल हम कई बार बताए हैं, ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे थे। तो अगला क्वेश्चन देखो, DC जनरेटर में आंतरिक विशेषताएं का ग्राफ कैसे बनते हैं, यानी देखो सिंपल होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक ग्राफ बनता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का, आंतरिक विशेषता इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, और ये हमेशा किसके किसके बीच में बनता है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको बोलते हैं आंतरिक विशेषता, और ये हमेशा ड्रॉ किसके लिए कब किया जाता है, तो किया जाता है IA तथा EMF के बीच, क्योंकि देखो आर्मेचर करंट भी अंदर जनरेट होता है, EMF भी क्या होता है, अंतर ही होता है, ठीक है। तो किसके किसके बीच में हमेशा होता है, लोड करंट तथा, अब क्योंकि देखो IL या IA का मान लगभग समान होता है, ये सीरीज जनरेटर की बात बोल रहा है, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन ये देखो, टर्मिनल वोल्टेज लिखा है जी, टर्मिनल वोल्टेज तो कभी नहीं है, हमेशा EMF है, ठीक है, सही है ना, EMF की बात हो रहा है, तो हमेशा क्या होगा, लोड करंट तथा बैक EMF या फिर EMF के बीच में ही होगा। मोटर रहेगा तो बैक EMF लगा देंगे, और ये DC जनरेटर रहेगा तो इंड्यूस EMF लगा देंगे, सही है। चलो ये सही हो जाएगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलता है किसके बीच में होता है, तो सही होता है VL, ये होता है VL यानी टर्मिनल वोल्टेज जो वो बोला है, और कौन सा होता है, लोड करंट VL की, क्योंकि VL बोलो चाहे IA बोलो सभी बात एक ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा इंडक्शन मोटर का अनिवार्य भाग नहीं है, फ्रेम सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटर और रोटर वाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा, इसके बिना तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्टेटर और रोटर को जिसपे वाइंडिंग करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर बैग कहीं नहीं सुने हुए, एयर बैग बस एक जगह सुनते हैं, कार में, ठीक है। तो एयर बैग इसका भाग नहीं है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजी पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी पूछा है तो ज़्यादा वो नहीं पूछ रहा है। क्या बोला है देखो, लेड का एक तार है और एक लोहे का तार है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक का विशिष्ट प्रतिरोध 49 है, ठीक है। पहला तार दूसरे की तुलना में इतना धारा वहन करता है, ठीक है, यानी कि अगर 100 करता है तो दूसरा कर कितना कर रहा है, 130 कर रहा है, तथा दूसरा तार पहले की तार की तुलना में इतना लंबा है, यानी
पहला तार अगर 100 मीटर है तो दूसरा तार कितना हो जाएगा, 147 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुमको सारी चीज़ें मिल चुकी है। ये तुम्हारे रो की वैल्यू पता चल गई। ये तुम्हारी किसकी वैल्यू है सर, ये हमारी वैल्यू है किसकी, दोनों की रो की वैल्यू है। ये दोनों किसकी वैल्यू है सर, ये दोनों हमारे आई की वैल्यू है। ठीक है, और ये दोनों किसकी वैल्यू है सर, ये हमारी किसकी है, लंबाई की वैल्यू है, लंबाई की। तुमको क्या चाहिए, R1 बराबर रो 1 L/A, यही होता है। फिर दूसरा करेंगे तो देखो रेसिस्टेंस का मान दिया हुआ है, रेसिस्टेंस कहाँ गया जी, अधिक लंबा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अधिक धारा वहन करता है। ठीक है, अच्छा देखो ये जब उतना अधिक धारा वहन करता है तो प्रतिरोध उसी अनुपात में कम होगा ना जी। देखो मान ले 50% अधिक धारा ये ले रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध 50% कम है। ठीक है, तो उसी अनुपात में क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है तो इसको क्या कर लो, 1/R कर लो। ठीक है, तो तुम्हारे यानी R बराबर निकालना चाहो, R बराबर निकालना चाहो तो क्या लिखोगे, 1/I कर दो। ठीक है, 1/I कर दो। तो यहाँ से ये R का वैल्यू पता चल गया, ये लंबाई पता चल गई और ये रो की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से तुम आसानी से A के वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.09 है। हमारा काम है बस तरीका बता देना। ठीक है, अगर लंबा न्यूमेरिकल रहेगा तो इसको पहले तुमको छोड़ना है, लास्ट में देखना है। ठीक है, इसी समय टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इस तरीके से करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा और ये ईजी है। ठीक है ना, ये इजी है, ये भी बता दे रहे हैं इजी है, बट ये क्या है थोड़ा टाइम टेकन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं उसको बाद में करना पड़ता है। तो तरीका यही रहेगा, इसको लास्ट में करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो 0.09 हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर, विद्युत संस्थानों के अर्थ उपकरण धातु के गैर विद्युत प्रभाव वाले के लिए अर्थ प्लेट का अच्छा देखो आज बता देते हैं। आज ऑफलाइन में चला था, अर्थिंग की क्लास चली थी। ठीक है, अर्थिंग की क्लास चली थी और ये लिटरली बता रहे हैं, अर्थिंग लगभग सब लोग जान रहा था। ठीक है, लेक्चर में। तो ये अच्छा लगा कि तो लोग पहले से ही जान रहे हैं। तो हमको पता है कि सर जी विद्युत संस्थापनों में या फिर चालक हुए या फिर आपके मोटर हुए, मशीन हुए, सब में एक अवांछित करंट और गैर विद्युत प्रवाह, यानी जिसको नहीं चाहते मगर फिर भी हो रहा है। तो धातु पे क्या होता है, एक अवांछित करंट प्रवाह होती है और उससे बचने के लिए कि मनुष्यों को शॉक ना लगे, ठीक है, झटका ना लगे, उसके लिए हम एक चीज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, अर्थिंग है, जिसको भू संयोजन कहते हैं या भू संपर्क कहते हैं। तो उसको अर्थिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विधि आमतौर पर इन्वर्टर मोटर की गति नियंत्रण के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, कौन सी विधि प्रयोग नहीं की जाती है, देखो रेसिस्टेंस विधि प्रयोग की जाती है। हाँ सर बिल्कुल की जाती है। ये हम अधिकतर कहाँ प्रयोग करते हैं सर, सिलाई मशीन में रेसिस्टेंस मेथड का प्रयोग करते हैं। टैपिंग फील्ड का मेथड करते हैं, हाँ सर फूड मिक्सचर सब में टैपिंग फील्ड का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब टक टक हिलाते हैं तो वो टैपिंग ही चेंज होता रहता है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म का प्रयोग होता है, हाँ सर होता है। कैपेसिटेंस मेथड का प्रयोग कहीं नहीं होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस मेथड का प्रयोग नहीं होता है। कैपेसिटेंस मेथड या तो पावर फैक्टर बढ़ा सकता है या फिर तुम्हारे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकता है। ठीक है ना, तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए या फिर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए कैपेसिटेंस मेथड का प्रयोग करते हैं, ना कि गति नियंत्रण के लिए। सही है ना। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, जब डायोड का बाह्य वोल्टेज दिया जाता है उसके विभव पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाता है और धारा का प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, उसको क्या बोलते हैं। देखो हमको पता है कि एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो उसके बीच का पोटेंशियल बैरियर बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है, जिसको डिप्लेशन लिए या अवक्षय परत बोलते हैं। तो वहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, और ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब समझ ही रहे हो, बाधा डालना अड़चन। तो क्या होता है, आसानी से करंट फ्लो हो जाता है डायोड में। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग की बात बता रहे हैं। और वह रिवर्स बायसिंग करते हो तो ये जो अवक्षय परत होती है या फिर डिप्लेशन लेयर बहुत चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, करंट यहाँ से यहाँ कूद कर नहीं आ पाता। ठीक है, इसमें केवल एक करंट बहती है जिसको क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। इसमें केवल एक करंट बहती है जिसको क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बहता है। और वो भी किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा ही होता है, अल्पसंख्यक के द्वारा ही होता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेंशियल बैरियर जब बढ़ता है तो सर वो होता है हमारा रिवर्स बायसिंग होता है। क्या होता है, रिवर्स बायसिंग होता है। फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी तुम्हारी ये पहली वाली है,
ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी ये तुम्हारी पहली वाली है, जिसमें डिप्लेशन लेयर बहुत पतली हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर कम होता है, आसानी से करंट पार हो सकता है, और वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा होता है। रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन लेयर बड़ा हो जाता है, पोटेंशियल लेयर ज़्यादा हो जाता है, और करंट तो फ्लो होता है मगर लीकेज करंट होता है बहुत कम मात्रा में, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा होता है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।